नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी का इलेक्शन कैंपेन आज से शुरू हो गया। मोदी ने 24 का ऐलान जंग जनवरी 23 में ही कर दिया है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे मुश्किल दो राज्य समझे जा रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहां लोकसभा की कुल 76 सीटें हैं। नरेंद्र मोदी सुबह कर्नाटक में थे और शाम उन्होंने मुंबई में बिताई और रात दिल्ली में होगी। सुबह वो बंजारों के बीच थे, शाम 4 बजे रेहड़ी पटरी वालों से मिले और 6 बजे मुंबई को मेट्रो का गिफ्ट दिया। मेट्रो में बैठकर बच्चों और मजदूरों से मिले। 12 घंटों में मोदी के अलग अलग चेहरे, कैंपेन के अलग अलग तरीके दिखाई दिए। आज ही के दिन मोदी ने मुंबई को 38,000 करोड़ से ज्यादा का तोहफा भी दिया। नरेंद्र मोदी का फोकस आज हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर नहीं, धर्म पर नहीं था। आज मोदी का फोकस किस इशू पर था और जब मोदी दिल्ली से दूर थे तो उस वक्त विरोधी क्या सुना रहे थे, कौन सी मनगढ़ंत कहानी फैला रहे थे। सोचिए, अब हालात यहां तक आ गए हैं कि विरोधी खुद ही मानकर चल रहे हैं कि मोदी को हराना संभव नहीं है। तो आज ऐसा क्या हुआ कि मोदी के विरोधियों ने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने वाले 4 लाइन के दस्तावेज में ऐसा क्या है, आपको दिखाते हैं। मोदी ने 24 का नगाड़ा भी बजा दिया, जीत का नारा भी दे दिया। आप निश्चिंत रहिए, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है। 23 के लिए, 24 के लिए पब्लिक का जोश ऑल टाइम हाई है, क्योंकि मोदी पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक के ही बीच हैं। मोदी ने 24 का बिगुल बजा दिया है। कर्नाटक की 28, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। कर्नाटक में विधानसभा जीतना, महाराष्ट्र के लोकसभा की 48 सीटों पर भगवा लहराना, ये दोनों ही मोदी का सबसे मुश्किल असाइनमेंट है। अगर मोदी ने यह चमत्कार कर दिया तो फिर 24 में वापसी कंफर्म है। 2023 का वर्ष प्रारंभ हुआ है, जनवरी का महीना है, और वैसे भी जनवरी अपने आप में बड़ा खास होता है। मोदी तो 23 के जनवरी महीने से ही 24 वाले मैराथन के मूड में हैं। जबकि विरोधी अभी भी इधर उधर तीतर बीतर ही हैं। थर्ड फ्रंट दक्षिण में है, राहुल का फ्रंट नॉर्थ वेस्ट में है, दीदी ने नॉर्थ ईस्ट में मोर्चा संभाल रखा है, नीतीश कुमार ईस्ट से मोदी को हटाने के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सब अपने अपने कैंप में बैठकर मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी को दिल्ली से भगाना चाहते हैं। तनाव का माहौल पैदा कर दिया, हिंसा का माहौल है, संकट हमारे सामने, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीजेपी घबराई है। कर्नाटक में जाते हैं तो चुनाव की बात करते हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, वहां चुनाव है, वहां पर भी जाएंगे। चुनाव कैसे जीतना, इसी के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है। वो बोलते, देखिए मोदी जी को खरगे जी ने रावण बोला, मोदी जी को फलाना बोला। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कुर्सी छोड़ देंगे? मोदी के विरोधी तो ऐसा ही चाहते हैं, मगर क्या मोदी के दुश्मनों का यह सपना साकार होगा? और सबसे बड़ी बात, विरोधी ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वजह देखिए, अब मोदी के दुश्मनों ने भी मान लिया है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने करियर के पीक पर हैं, धमाकेदार फॉर्म में हैं। तो क्या मैसेज क्लियर है? 14 में मोदी आए, 19 में मोदी आए, 24 में भी मोदी ही आएंगे। सवाल यह है कि जो पार्टी, जिस पार्टी के नेता दिन रात सोते जागते, उठते बैठते 24 में मोदी को हराने की कस्में खाते हैं, मोदी जा रहे हैं, राहुल ही आ रहे हैं वाला टेप बजाते हैं, उन्हें अचानक यह क्यों लगने लगा कि मोदी को हराना मुश्किल है? तो फिर आगे का रास्ता क्या है?
मोदी के दुश्मनों को दिल्ली से रास्ता नहीं मिला तो वो एक नया रास्ता न्यूजीलैंड से ढूंढ कर लाए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के स्क्रिप्ट राइटर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट जयराम रमेश को लगता है कि मोदी खुद ही पीएम की रेस से हट जाएं। उन्होंने न्यूजीलैंड की पीएम के इस्तीफे की खबर ट्वीट की और लिखा, दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर विजय मर्चेंट ने करियर के चरम पर होने के दौरान संन्यास लेने के बारे में एक बार कहा था कि तब आओ जब लोग कहें कि ये क्यों जा रहा है, न कि तब जब लोग पूछें कि ये क्यों नहीं जा रहा है। मर्चेंट के उस बात का पालन करते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अर्डन ने कहा कि वो पद छोड़ रही हैं। भारतीय राजनीति में उनके जैसे लोगों की अधिक जरूरत है। इस ट्वीट में मोदी का नाम तो नहीं था, लेकिन जयराम रमेश का इशारा 24 के लिए मोदी पर ही था। यानी मोदी को हरा नहीं सकते, इसलिए मोदी से खुद ही हट जाने की अनौपचारिक अर्जी डालते दिख रहे हैं विरोधी। और जब यह पैंतरा काम नहीं कर रहा तो मोदी को बदनाम करने के लिए विदेशी गैंग को अभी से काम पर लगा दिया गया है। मोदी के दुश्मन अभी से विदेशी अखबार पढ़ने लगे हैं, उसे वायरल कराने लगे हैं। एंटी इंडिया, एंटी मोदी प्रोपेगेंडा वाली हेडलाइन मोदी के दुश्मनों की टाइमलाइन पर फिट हो चुकी है। 2024 से पहले 2002 वाला टेप एक बार फिर से ऑन कर दिया गया है। मोदी मुसलमानों के करीब जा रहे हैं, उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। यह जानकर मोदी के सारे दुश्मन तिलमिला रहे हैं, पुराना टेप निकाल रहे हैं। Narendra Modi is directly responsible. क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझिए। मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले पश्चिमी मीडिया ने गुजरात पर एक विवादित डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट की। उसमें मोदी विरोधी हेट नैरेटिव फिट किया। देखते ही देखते एक ट्विटर स्टॉर्म आ गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम टू सेम वही पोस्टर फैलाया गया। भगवा झंडा दिखाया। आरएसएस के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया, आरएसएस को मुसलमानों का दुश्मन बताया। गुजरात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है। यह चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। इसीलिए बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग कई सवाल खड़े कर रही है। Do note that this has not been screened in India. So let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, a lack of objectivity, and frankly a continuing colonial mindset is blatantly visible. This film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling this narrative again. It makes us wonder whether about the purpose of this exercise and the agenda behind it. क्योंकि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि 24 से ठीक पहले पश्चिमी मीडिया गुजरात फाइल में एजेंडे वाला टेक्स्ट फिट करे और पाकिस्तान जैसा देश उस डॉक्यूमेंट्री में नमक मिर्च लगाकर सोशल मीडिया पर परोस दे। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि जिस डॉक्यूमेंट्री का मकसद ही मोदी के खिलाफ भारत के मुसलमानों को भड़काना है, उसी डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनशॉट कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन पर घूमने लगते हैं। और उसी दिन राहुल पंजाब में अपनी यात्रा के आखिरी दिन कैमरे पर आकर एंटी आरएसएस, एंटी मोदी टेप ऑन करके मोदी के खिलाफ नफरत की दुकान खोल देते हैं। हो न हो ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही दिखते हैं। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। हिंसा, नफरत और डर का माहौल। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, बीच में खाई बनाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं। और डर फैलाने का काम करते हैं। इनकी सब योजनाएं किसी ना किसी को डर पहुंचाती है। जो भी ये करते हैं
ये डर फैलाने के लिए करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, मोदी विरोधी जिस विवादित डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनशॉट कांग्रेस वाले इंडिया में वायरल कराते हैं, उसी विवादित डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता लॉर्ड रामी रेंजर बकवास बताते हैं। वो खुलकर कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद ही हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना है, भड़काना है, मोदी के खिलाफ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ माहौल बनाना है। आजादी के बाद पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है। वरना हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। ये भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। जितनी उत्सुकता भारतीयों को है, उतना ही आशावाद दुनिया में भी दिख रहा है। भारत को लेकर दुनिया में इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि आज सबको लगता है कि भारत अपने सामर्थ्य का बहुत ही उत्तम तरीके से सदुपयोग कर रहा है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता मोदी को क्लियर विजन वाला नेता बताते हैं, मगर गुजरात पर बनी एजेंडे वाली डॉक्यूमेंट्री पर जो लाइन हिंदुस्तान में कांग्रेस लेती है, वही लाइन ब्रिटेन में बैठा पाकिस्तानी मूल का सांसद देता है। और जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहां के पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं, तो वो मोदी पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री को भी सिरे से खारिज करते हैं और पाकिस्तानी मूल के एमपी को भी खरी खोटी सुनाते हैं। Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. सोचिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी बीजेपी के नेताओं को मुसलमानों के करीब जाने का मैसेज देते हैं, पसमानदा और बोहरा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की वकालत करते हैं, और विरोधी दाना पानी लेकर मोदी पर टूट पड़ते हैं। मोदी के दुश्मनों को डर लग रहा है कि अगर 24 से पहले मुसलमान मोदी के साथ आ गए तो फिर उनका खेल बिगड़ जाएगा। भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15% उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। इनके अलावा बाकी 85% मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, इन्हें पसमानदा कहते हैं। इनकी हालत समाज में अच्छी नहीं है, जबकि देश में 25 लाख से ज्यादा बोहरा मुसलमानों की आबादी है। ये काफी पढ़े लिखे होते हैं। बोहरा समुदाय के ज्यादातर मुसलमान व्यापारी होते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इनकी पकड़ है। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में ज्यादातर दाऊदी बोहरा समुदाय बीजेपी को वोट देता रहा है। हिंदुओं में तो जाति के आधार पर वोट बंट जाते हैं, लेकिन मुसलमानों में सब एकजुट होकर किसी भी दल को वोट कर देते हैं। बीजेपी ने 24 के लिए आर्थिक तौर पर पिछड़े मुसलमानों को टारगेट किया है। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं में भी इन वर्ग से आने वाले मुसलमानों को काफी फायदा मिला है। ऐसे में अगर यह तबका बीजेपी के साथ आता है तो बीजेपी को इसका सबसे ज्यादा फायदा यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में होगा, और यही फैक्ट मोदी के दुश्मनों से पच नहीं रहा। हमने वो समय देखा है जब गरीब के कल्याण के पैसे घोटालों की भेंट चढ़ जाते थे।
टैक्स पेयर से मिले टैक्स को लेकर संवेदनशीलता का नामो निशान नहीं था। इसका नुकसान करोड़ों करोड़ों देशवासियों को उठाना पड़ा। बीते 8 वर्षों में हमने इस अप्रोच को बदला है। अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें कभी विकास के कार्यों पर ब्रेक नहीं लगाती। जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम लोग किसी भी भाषा में अपमानित करते रहते हैं, उन मेरे छोटे छोटे साथियों ने जो आज मेरे सामने बैठे हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों ने ऑनलाइन मोबाइल से 50,000 करोड़ रुपए का काम किया है। और उनका ये पराक्रम, उनका परिवर्तन का ये मार्ग निराशावादियों के लिए बहुत बड़ा जवाब है, जो कहते थे कि रेहड़ी ठेले पर डिजिटल पेमेंट कैसे होगी। मोदी ने जो फॉर्मूला निकाला है उसमें 80% हिंदू वोट का मामला है, और अगर 24 में 50% हिंदू वोट और 50% मुसलमान वोट मोदी को मिल गया तो विपक्ष का सारा खेल खत्म हो जाएगा। जो विरोधी मोदी को कहते हैं कि मोदी तो हिंदू वोट के पीछे चलते हैं, हिंदू मुसलमान ही करते हैं, उन्हें भी यह समझ लेना चाहिए कि देश में बंजारा वोट भले ही बहुत कम हो, लेकिन मोदी जब उनके बीच जाते हैं तो कई मिनटों तक उन्हीं की बात करते हैं। सबसे अधिक जिस दल का शासन यहां रहा, उसने सिर्फ वोट बैंक बनाने पर ही ध्यान दिया। इन उपेक्षित परिवारों का जीवन बनाने की उन्होंने कभी नहीं सोची। एक बहुत लंबा इंतजार आप सबको करना पड़ा है। उदासीनता का वो पुराना माहौल भाजपा की सरकार ने बदल दिया है। अब झुग्गियों में जीने की मजबूरी भी आपके लिए कल की बात बन गई। 24 वाली पिक्चर क्लियर है। मोदी हर तबके से जुड़ भी रहे हैं और हर तबके के लोगों को खुद से जोड़ भी रहे हैं, और यही बात मोदी के दुश्मनों को अच्छी नहीं लग रही। मोदी की पार्टी ने टारगेट भी करीब 398 सीट को ही बना लिया है। नरेंद्र मोदी की पार्टी में बातें चाहे 3 लोगों के बीच हों या 350 लोगों के बीच हों, जब बातें बंद कमरे में हों तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। जिसकी कुछ बातें बाहर आई हैं, जो बातें बाहर आई वो सारी बातें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 6 पन्ने के प्रपोजल में लिखी हुई हैं। इस 6 पन्ने के प्लान को हमने पढ़ा। मोदी के सामने कौन सा प्रपोजल रखा गया, मोदी ने किस पर मुहर लगाई है, अगले 398 दिन तक बीजेपी किस अंदाज में चुनाव लड़ेगी, जो लिखित तौर पर सामने आया है, उसे हम बड़े ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 24 में टारगेट क्या रखा है? 250 का, 300 का, 350 का या 350 के ऊपर का? मैनेजमेंट ने पहला जो आंकड़ा दिया है वो है 465 का। सुनकर यह आपको नामुमकिन लगेगा, इसलिए यह आंकड़ा आया कहां से है, पहले वो जान लेते हैं। यह आंकड़ा आया है गुजरात वाले फॉर्मूले से। गुजरात में 85.7% स्ट्राइक रेट के साथ 182 सीट में से 156 सीट बीजेपी ने जीती और बीजेपी को यहां 53% वोट मिले थे। अगर यही 85.7% स्ट्राइक रेट वाला फॉर्मूला लोकसभा की 543 सीट पर अप्लाई करे तो यह आंकड़ा 465 को पहुंचता है। लेकिन गुजरात अलग है और देश अलग है, जहां 85.7% वाला स्ट्राइक रेट पाना और 53% वोट शेयर पाना आसान नहीं है। लेकिन ये आएगा कैसे? बीजेपी ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट अपने 6 पन्ने के इस पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में प्रेजेंट कर दिया है,
बीजेपी की 2 दिन की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यह पॉलिटिकल रिजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें टारगेट नंबर 1 है 465 सीट पाने के लिए गुजरात की तरह 53% वोट शेयर अचीव करना। यह आंकड़ा नामुमकिन देखने में जरूर है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इसे अचीव किया जा सकता है। इसके लिए पहले 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या था वो समझते हैं। बीजेपी को 37.7% वोट मिले थे। तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 55.8% था और उसे 303 सीटें मिली थी। अब बीजेपी को लगता है कि देश में भी अगर गुजरात वाले फॉर्मूले पर सही तरीके से काम किया जाए तो जीत का स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है, और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के पेज नंबर 2 में इसके बारे में पूरी तरह से समझाया गया है। गुजरात विधानसभा में सबने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम किया। पूरे इलेक्शन कैंपेन को फ्रंट पर आकर लीड किया। 4 रोड शो, 32 रैलियां की, 50 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद में रोड शो किया और पूरे गुजरात का माहौल बदल दिया। 24 में चुनाव बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, सपना बड़ा है, जिसे पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जुट गए हैं। रैलियों और रोड शो के प्रोग्राम मोदी के बन गए हैं। दिल्ली में रोड शो किया, और अब कर्नाटक, मुंबई में भी रैलियां कर रहे हैं। सोच रहे होंगे कि इससे बीजेपी को मिलेगा क्या? इसका जवाब है, गुजरात में 53% वोट शेयर अगर मिले तो इसमें इसका भी योगदान है। मोदी के रैली और मोदी के रोड शो से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। जनता को मैसेज जाता है कि पीएम उनसे जुड़े हुए हैं। बीजेपी सपोर्टर को सक्रिय होने में मदद मिलती है, राजनीतिक चर्चा में बने रहते हैं, विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, रिएक्शन में विरोधियों के बयान आते हैं जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो जाते हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ एक्शन मोदी ही हैं, लेकिन इसके साथ 24 की जंग में कुछ अलग करने की भी बात कही गई है, जिसका प्रयोग गुजरात इलेक्शन में किया गया, जिसका नतीजा 100/100 मिला। गुजरात में 40 रिजर्व सीट में 34 सीट पर 85% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोकसभा में 84 एससी और 47 एसटी की सीट है। बीजेपी का फोकस दोनों 131 सीट पर है, और यहाँ पर अगर गुजरात वाला फार्मूला लगाते हैं तो आंकड़ा 111 सीट का बनता है, जबकि 2019 में बीजेपी को इसी 131 सीट में से सिर्फ 77 सीट मिली थी, जिसे बीजेपी अब 34 सीट से ज्यादा गेन करना चाहती है। गुजरात में पिछड़ी बहुल सीट में भी 85% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी को 75 में से 64 सीट पर जीत मिली थी। एससी, एसटी, पिछड़े, आदिवासी हर जगह से बीजेपी को गुजरात में वोट मिले, लेकिन चुनौती इस बात की है कि गुजरात में जो फॉर्मूला चला वो बीजेपी देश में कैसे अप्लाई करेगी। इसका भी सलूशन बीजेपी के रेजोल्यूशन में दिया गया है। गरीब समर्थक कल्याण नीतियों का प्रचार करना होगा, डेवलपमेंट और सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, कार्यकर्ताओं को लगातार एससी, एसटी, पिछड़ों से मिलना होगा। 24 के लिए मोदी का फोकस क्लियर है और लक्ष्य भी। इसीलिए जब कर्नाटक पहुंचे तो वहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, वहां वही बातें की जिस पर मोदी की पार्टी ने 2 दिन से बैठकर मंथन किया। साथियों, महिला कल्याण के लिए संवेदनशील हमारी सरकार आज नए नए सेक्टर्स में उनके लिए अवसर बना रही है। आदिवासी कल्याण के लिए संवेदनशील हमारी सरकार आदिवासियों के योगदान, उनके गौरव को राष्ट्रीय पहचान देने का काम कर रही है। दिव्यांगों के अधिकारों और उनकी सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रावधान भी बीते 8 वर्षों में किए गए हैं। उपेक्षित वर्गों से जुड़े साथी आज पहली बार देश की अनेक संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पर है। ये हमारी सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये हमारी सरकार है जिसने ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया। ये हमारी सरकार है
जिसने केंद्र सरकार की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों में इंटरव्यू की बाध्यता खत्म की, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल विषयों की पढ़ाई स्थानीय भारतीय भाषाओं में हो, इसका प्रावधान भी हमारी सरकार ने ही किया है। इन कदमों के भी सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गांव और गरीब परिवारों के युवा हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के युवा हैं। पीएम मोदी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को फाइनल रेस लगाने का निर्देश दे दिया है। मोदी विरोधी भले ही ये समझते हों कि उनकी जीत किसी नैरेटिव की जीत होती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत होती है केंद्र सरकार के उनके फैसले, उन फैसलों का धरातल पर असर। चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, पिछड़े हो, वंचित हो, हर एक वर्ग के लिए मोदी की सरकार ने कुछ न कुछ किया है जिससे लोगों को व्यक्तिगत फायदा हुआ है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत छवि हुई है। और पीएम मोदी की दूसरी ताकत है बीजेपी का इलेक्शन मशीनरी, और उसमें नया हथियार है पार्टी का गुजरात मॉडल, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है एक एक वोटर के साथ कार्यकर्ता का सीधा संपर्क होना। जो ब्लूप्रिंट नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बनाया गया, उसमें मोदी नाम केवलम ही बीजेपी की जीत का फॉर्मूला है। 24 में बीजेपी की रणनीति का भी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मोदी ही रहेंगे। नेशनल एग्जीक्यूटिव के पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में जो बातें कही गई हैं, वो 24 की रणनीति का मुख्य आधार होंगे। मसलन मोदी और मोदी सरकार की नीतियों की वजह से G20 और शंघाई सहयोग संगठन में अध्यक्षता मिली, इसका जिक्र किया गया है। कोरोना संकट से निपटने में मोदी सरकार की सक्रियता, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का पक्ष, इसके अलावा मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कहा गया। विरोधियों के नेगेटिव प्रचार पर भी मोदी की इमेज भारी रही। एक और विरोधी दल के नेता पीएम मोदी को घेरने में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी दुनिया के विकसित देशों की तुलना में भारत की छवि को और बनाने और बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार के कई फैसलों को मोदी विरोधी अदालत तक लेकर गए, लेकिन वहां मुंह की खाई। दूसरी तरफ चाहे कोविड से दुनिया को बचाने का मामला हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का नजरिया, हर जगह पीएम मोदी की जय जयकारा हुई और भारत की गूंज उठी। बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना पूरा कैंपेन इसी सूत्रवाक्य के इर्द गिर्द बुनने वाली है। मोदी मैजिक, गुजरात वाला फार्मूला, इन सारी चीजों पर 24 में मोदी की पार्टी काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सच है कि ये गुजरात नहीं है, बात पूरे देश की है, जहां जाति, धर्म, क्षेत्र के अलावा कई दूसरे सियासी समीकरण हैं। 24 के लिए बीजेपी का टारगेट क्या है, इसका जिक्र मुंबई में नरेंद्र मोदी ने किया है। देश भर में लगभग 35 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत महाराष्ट्र में भी 5 लाख साथियों को ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। आज भी 1 लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा हो गए हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजन की सरकार ना होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए, रुकावटें पैदा की गई, जिसका नुकसान इन सभी लाभार्थियों को उठाना पड़ा। ऐसा फिर ना हो, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और मुंबई तक सबका प्रयास लगे, बेहतर तालमेल वाली व्यवस्था बने। और मैं मेरे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए। आप 10 कदम चलेंगे तो मैं 11 कदम चलूंगा आपके लिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बागेश्वर धाम सरकार को लेकर चल रही है। नागपुर में बागेश्वर वाले बाबा को क्या चैलेंज मिला, रायपुर में बाबा ने क्या जवाब दिया, हर व्यक्ति इस बात में दिलचस्पी ले रहा है। जो बाबा का फॉलोअर है वो बाबा को चमत्कारी मानता है, और जो बाबा को नहीं जानता वो इस वक्त बाबा को जानना चाहता है। आखिर ऐसा क्या है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि भक्तों के बागेश्वर धाम सरकार में? कैसे 26 साल की एज में एक कथावाचक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का आइडल बन गया? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई जादूगर है, कोई सिद्ध पुरुष है, कोई योगी है या कोई पाखंडी और ढोंगी है? वो जो भी है, उनके इर्द गिर्द एक रहस्य लोक जरूर है। आज हम आपको इस रहस्य लोक में लेकर
चलेंगे? इस रिपोर्ट को देखिए, बहुत सारे सच आपको पता चलेंगे। भगवान में आस्था विश्वासम फलम दायकम। भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लग गए, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। क्या बागेश्वर धाम के जरिए संतों को टारगेट किया जा रहा है? क्या हिंदुओं के धर्म गुरुओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? क्या हिंदुत्व के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंडिंग हो रही है? छतारी में हमने कथा मंच से घोषणा की थी, पूरे देश ने सुना था कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वो सामने आएंगी, वो आ गई, अभी और आएंगी। न्यूज पर देखने वाले प्रत्येक बागेश्वर धाम के पालकों से कहना है, तुम डिगना नहीं, लगे रहेंगे। आदिकाल से लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे? लेकिन हमें अपना कर्तव्य और अपनी बोधता नहीं छोड़ी। हम सनातन की बात करते थे, हैं और करेंगे। पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही है। और वर्तमान में भारत में दो ही काम है, तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ वाले लोग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आरोप बेहद गंभीर है। वो अब डायरेक्ट मिशनरियों पर अटैक कर रहे हैं, दरबार को चुनौती देने वालों को खुला चैलेंज दे रहे हैं, संतों के विरोध पर हिंदुओं के उठ खड़े होने की बात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम का साफ कहना है, सनातन का प्रचार हो रहा है, इसीलिए विधर्मियों को मिर्ची लग रही है। अभी कुछ लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए, आदिकाल से ही धर्म के खिलाफ साजिश रही और हमने छतारी में कह दिया कि साजिश हमारे खिलाफ होने वाली है, क्योंकि ये जो मिशनरियों का हम मुंह तोड़ रहे हैं ना, दूसरे धर्म को, लोगों को सनातन में लहरा रहे हैं, तो अब सबको मिर्चा लग रहा है। ये आदमी खतरनाक है। और अगर हनुमान जी की भक्ति के लिए उंगली उठाओगे तो प्रत्येक भारत का हनुमान भक्त खड़ा हो जाएगा सामने। भारत में किसी को भी दरबार को देखना हो, किसी के भी अंदर अगर चिनूना काट रहा हो, मिर्चा काट रहा हो, तो प्रत्येक न्यूज वालों से भी हमारा कहना है कि दरबार खुला लगता है, तुम्हारे कहने पर हम नहीं लगाएंगे। जहां जहां दरबार लगता है, आइए, बैठिए, देखिए, वेलकम, स्वागतम। देश से लेकर विदेश तक इस वक्त बागेश्वर धाम के फॉलोअर्स की तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। या फिर यूं कहें कि इंडिया के अंदर बागेश्वर धाम सरकार इस वक्त बाबाओं की लिस्ट में टॉप पर है। सवाल ये भी है, महज 26 साल की उम्र में कैसे कोई इतनी ज्यादा ख्याति प्राप्त कर सकता है? लेकिन इसका जवाब है वो दिव्य दरबार जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भरी भीड़ में से लोगों को बुलाते हैं, उनके बारे में सब कुछ बताते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जिसके बारे में बताया जाता है वो इसे विश्वास मानकर हमेशा के लिए बागेश्वर धाम के साथ जुड़ जाता है। परिवार में सुख शांति नहीं है, कर्ज बना है, कृपा होगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट व शरीर में पीड़ा बनती है, गला पकड़ लेता है, स्वस्थ रहेंगी, आशीर्वाद। बागेश्वर के दरबार में जिस दिव्य शक्ति का दावा किया जाता है
जिस गद्दी की सिद्धि होने की बात की जाती है, उसकी डिटेल हम आपको खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार से ही सुनवाते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बिल्कुल, जब पहली बार देखा 26 साल का यंग, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार की ये यात्रा थोड़ा अद्भुत थी। और सबसे पहली बात तो ना हम कोई संत है, ना हम कोई साधु हैं, हम बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं और हमारा निजी कोई चमत्कार नहीं है, ना किसी भी प्रकार की बीमारियों की इलाज की हम वो कहते हैं। बागेश्वर बालाजी की कृपा है सब में, जो भी है बागेश्वर सरकार वो है, हम तो धीरेन्द्र कृष्ण हैं। और लोग उस भाव दृष्टि से भंगमा से देखते हैं और वो उनकी साधु दृष्टि है, तो हमारी दृष्टि में साधु दृष्टि वाले लोग ही साधु। ये धीरेन्द्र शास्त्री का सफर यहाँ तक कैसे रहा? सुना बचपन भी काफी संघर्ष में जीता, पूरा अद्भुत रहा, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होता, अभाव नहीं होता, तो हम प्रभाव की महिमा ना जान पाते, और प्रभाव आ जाता तो अभाव की महिमा ना जान पाते। तो हमारे लिए दोनों अद्भुत रहे और वो हमारी जिंदगी का यूं मान करके चलिए कि वो ईश्वरीय बरद हस्त है। अगर जिंदगी में अभाव ना होता तो शायद हम इतनी समाज सेवा, कन्या विवाह, अन्नपूर्णा भंडारा आदि ना कर पाते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस अभाव की बात कर रहे हैं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात एक कथावाचक का वास्तविक अतीत है, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। ऐसा परिवार जिसके लिए 2 वक्त के खाने का ठिकाना नहीं था। 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र कृष्ण ने बालाजी की सेवा शुरू की थी, लेकिन दादा गुरु के आशीर्वाद और बालाजी के दिव्य दरबार ने आज एमपी के छतरपुर में एक छोटे से गांव से आने वाले कथावाचक को इतना विख्यात कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।